चुनाव सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। असल में ये भरोसे की कहानी है, मतदाताओं और उनके नेताओं के बीच एक रिश्ते की कहानी। आज हम मेघालय के उमरोई में इसी रिश्ते के टूटने की पड़ताल करेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर एक जीता हुआ जनादेश हाथ से कैसे निकल गया। तो चलिए चलते हैं मेघालय की खूबसूरत वादियों में बसे उमरोई। लेकिन देखिए, उमरोई सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं है, ये एक ऐसा समाज है जो अपनी जमीन से, अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ा हुआ है और अपने नेताओं से पूरी वफादारी की उम्मीद रखता है। तो चलिए इस विश्लेषण की जड़ तक पहुंचते हैं। आखिर होता क्या है जब नेतृत्व और लोगों की उम्मीदों के बीच का पुल टूट जाता है? यहां हम जमीन के अधिकार और स्थानीय विकास जैसे बुनियादी मुद्दों पर ध्यान देंगे। उमरोई को समझने के लिए वहां के समाज को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ के ज्यादातर लोग खासी जनजाति से हैं और इनका समाज समुदाय पर आधारित है और जमीन और पानी जैसे मुद्दों पर ये बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं। इसलिए हाईवे या हवाई अड्डे जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन का अधिग्रहण एक बहुत ही नाजुक मामला बन जाता है। तो 2023 में क्या हुआ? ये था 2023 का फैसला। ये सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं था, ये एक राजनीतिक भूचाल था और हर भूचाल की तरह इसके झटके दूर दूर तक महसूस किए गए। 2018 की बात करते हैं, तब इंडियन नेशनल कांग्रेस का वोट शेयर था 44.5%। मतलब पार्टी की स्थिति काफी मजबूत थी, है ना? ये उनके लिए एक मजबूत आधार था। और फिर महज 5 साल बाद ये आंकड़ा गिरकर कहां पहुंचता है? सिर्फ 3.8% पर। आप सोचिए ये गिरावट कितनी जबरदस्त थी। ये आंकड़े हार की पूरी कहानी बयां कर देते हैं। अब ये स्लाइड पूरी तस्वीर साफ कर देती है। देखिए, मतदाता थे 32,602 और वोटिंग कितनी हुई? 87.54%। मतलब लोग वोट देने के लिए निकले थे और जीत का अंतर सिर्फ 1686 वोट। इतना कम मार्जिन लोकतंत्र में बहुत बड़ी खाई बना देता है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? अब हम क्या हुआ से आगे बढ़कर क्यों हुआ को समझने की कोशिश करेंगे। यह है अलगाव का विश्लेषण। आइए इस पतन के पीछे की 3 बड़ी वजहों को समझते हैं। हमारी पड़ताल में 3 बड़ी वजहें सामने आईं और ये कोई छोटी मोटी गलतियां नहीं थीं, बल्कि ये सिस्टम की खामियां थीं। पहली, उम्मीदवार का जनता से कोई जुड़ाव नहीं था। दूसरी, लोगों की शिकायतों को सुना ही नहीं गया। और तीसरा, पार्टी का जो संगठन था वो पूरी तरह से बिखर चुका था। चलिए पहली वजह को और गहराई से देखते हैं। उम्मीदवार थे स्टैनली विज रिम्बाय। देखिए, लोगों का उन पर भरोसा कम था। उन्हें लगता नहीं था कि वो वादे पूरे कर पाएंगे। काम के मामले में भी उनका रिकॉर्ड कमजोर था और उनकी अपनी कोई खास पहचान या मीडिया में मौजूदगी भी नहीं थी। दिलचस्प बात यह है कि 2013 में उन्हें 28.9% वोट मिले थे, लेकिन इस बार वो वोट भी उनके साथ नहीं आए। इससे साफ है कि पुराना प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं होता। अब आते हैं दूसरी और शायद सबसे बड़ी वजह पर। इस टेबल को देखिए। हवाई अड्डे और सड़क परियोजनाओं के लिए जिनकी जमीनें ली गईं, उन्हें या तो मुआवजा मिला नहीं या बहुत देर से मिला। ये लोगों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था। फिर खराब सड़कें, पानी की किल्लत, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, ये सब वो बातें थी जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनके सम्मान पर सीधा असर डाल रही थीं। और तीसरी वजह, ये एक लाइन सब कुछ बता देती है। हाई कमान से लेकर स्थानीय कार्यकर्ता तक की आंतरिक श्रृंखला टूट गई है। मतलब ऊपर से नीचे तक कोई तालमेल ही नहीं था। ये वो टूटी हुई कड़ी थी जिसने हार तय कर दी। देखिए, हमारे संविधान के मूल में व्यक्ति की गरिमा सबसे ऊपर है। जब कोई सिस्टम, कोई सरकार लोगों की शिकायतों को दूर करने में नाकाम रहती है, तो वो सिर्फ वोट नहीं खोती, बल्कि उस भरोसे को भी खो देती है जिस पर पूरा लोकतंत्र टिका होता है। अब जरा पीछे मुड़ के देखते हैं। क्या ये सब अचानक हुआ? नहीं, ये 30 साल की गूंज थी। अस्थिरता के जो पैटर्न थे वो पहले से ही चेतावनी दे रहे थे। ये टाइमलाइन देखिए। 1993 से 2023 तक कांग्रेस का वोट शेयर कभी 42.9%, तो अगले ही चुनाव में 6.6%, फिर सीधा 53.5% पर। ये जो इतना ज्यादा उतार चढ़ाव है ना, ये साफ दिखाता है कि इस क्षेत्र में मतदाताओं का भरोसा हमेशा से नाजुक रहा है। इसे हल्के में लेना एक बड़ी भूल थी। तो अब तक हमने समस्या को समझा। अब बात करते हैं समाधान की। ये है शासन का ब्लूप्रिंट। विश्वास को दोबारा बनाने और लोगों से फिर से जुड़ने का एक सीधा साफ रास्ता। इस योजना का नाम है रीबूट उमरोई, मतलब
एक पूरी तरह से नई शुरुआत जो पिछली गलतियों से सीख कर आगे बढ़े। तो पहला स्तंभ है उम्मीदवार और कहानी। यहाँ दो रास्ते हैं, या तो मौजूदा उम्मीदवार की छवि और काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया जाए, उन्हें और ज्यादा लोगों के बीच ले जाया जाए, या फिर किसी नए सम्मानित स्थानीय चेहरे को आगे लाया जाए और साथ ही एक नई कहानी गढ़ी जाए जो नौकरियों, विकास और जमीन के सौदों में न्याय पर केंद्रित हो। दूसरा स्तंभ सिर्फ वादों का नहीं बल्कि काम करने का है। जमीन के मुआवजे के मुद्दे को तेजी से सुलझाने का सार्वजनिक वादा करना होगा। सड़कें, पानी की टंकियां, स्कूल, ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू करने होंगे जो लोगों को दिखें और उनकी जिंदगी आसान बनाएं। और जो सरकारी योजनाएं पहले से चल रही हैं, उनका इस्तेमाल करके लोगों को तुरंत राहत दी जा सकती है। और तीसरा स्तंभ उस टूटी हुई श्रृंखला को फिर से जोड़ने का है। बूथ लेवल पर नई टीमें बनानी होंगी, स्थानीय मुद्दों को समझने के लिए जमीनी स्तर पर दौरा करना होगा और आज के दौर में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंचना होगा, वो भी उनकी अपनी भाषा में, जैसे खासी में। और हाँ, जब हम संवाद के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो जिम्मेदारी बहुत जरूरी हो जाती है। भारत का डेटा प्राइवेसी कानून हमें याद दिलाता है कि किसी भी संवाद का आधार सहमति है। हर नागरिक की निजी जानकारी का सम्मान करना ही होगा। तो बात सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं है, ये राजनीति से परे एक उद्देश्य है। जीतना तो मंजिल नहीं बल्कि एक वादे की शुरुआत है, लोगों की सेवा करने के वादे की। तो आखिर में एक सवाल, राजनीति में निवेश का असली रिटर्न क्या है? क्या सिर्फ अगला चुनाव जीतना, या फिर भरोसे की एक ऐसी विरासत बनाना जो पीढ़ियों तक चले? एक ऐसी विरासत जिसमें तरक्की हो और लोगों का अपने नेता पर अटूट विश्वास हो। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।